सबको आवाज आ रहा है? ओके, सो लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास हमने थ्योरी जहां पे खत्म किया था, ठीक है। लास्ट क्लास वी हैड कंप्लीटेड आवर थ्योरी ऑन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज वेल एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने एक और पार्ट डिस्कस किया था कि जो आपका टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है वो कौन से लॉ से आता है? टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है दैट कम्स फ्रॉम द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके अलावा वी हैड जस्ट रिटन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वी हैव टू डिस्कस दैट द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन इज जीरो, ठीक है। ये वाले स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं। नाउ सबसे पहले अब आप ये चीज याद करो, व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर? अगर आप किसी भी चीज को कूल कर रहे हो तो उसका लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या हो सकता है? करेक्ट, इट विल बी 0 केल्विन, ठीक है। आपने ये चीज डेफिनेटली स्टैंडर्ड 9 या 10 में पढ़ा होगा कि एट 0 केल्विन ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि एट 0 केल्विन ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, ठीक है। और अगर ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स यानी कि अब उसका कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम जो है वो मोशन में नहीं होगा, ठीक है, या वो जो है वो अपने पोजीशन पे फिक्स्ड होगा, इट विल बी स्टैटिक, ठीक है। फिर देखो आपको क्या दिया हुआ है, ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन। अब आप याद करो, हमने सॉलिड स्टेट में दो टर्म्स डिस्कस किए थे, एक आपका था क्रिस्टलाइन, एक आपका था एमोर्फस। विच वन आउट ऑफ दोस, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, was more ordered? करेक्ट, क्रिस्टलाइन वाला जो है वो ज्यादा ऑर्डर्ड में था, ठीक है। सो इफ इट इज अ परफेक्ट क्रिस्टल, ठीक है, सो इफ इट इज अ परफेक्ट क्रिस्टल विद जीरो मूवमेंट, तो यानी कि उसमें डिसऑर्डर का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। एंड इफ देर इज नो डिसऑर्डर, तो आपका एंट्रोपी का भी वैल्यू क्या आ जाएगा? एंट्रोपी का भी वैल्यू आ जाएगा जीरो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन, ठीक है, इज जीरो। अब देखो इसका फायदा क्या है, ठीक है, ये चीज आप चाहे तो मेंशन कर सकते हो यहां से। अब आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। इस चीज का देखो फायदा क्या है कि बाकी सभी क्वांटिटीज, ठीक है, बाकी सभी क्वांटिटीज जो है दैट इज लेट्स सपोज आपका जी हुआ या एच हुआ या यू हुआ, इन सभी का गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू या इनका एक्चुअल वैल्यू जो है वो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इनका एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी फाउंड आउट, ठीक है। whereas एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी इज द ओनली थिंग जिसका कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसका कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू देखो हम इसका कैसे निकाल सकते हैं? वेरी सिंपली, अगर सपोज करो मुझे निकालना है डेल्टा एस, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, मुझे निकालना है डेल्टा एस फॉर वाटर एट 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या चलो 120 डिग्री सेल्सियस लिखने की जगह मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एट लेट्स से 300 एंड लेट्स से 400 केल्विन लेते हैं, ठीक है, लेट्स से 400 केल्विन, ठीक है। मुझे निकालना है डेल्टा एस ऑफ H2O, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ऑफ H2O, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा एस एट 400 केल्विन विल बी इक्वल टू एस ऑफ 400 केल्विन माइनस एस ऑफ 0 केल्विन, यस नो? ठीक है। अब देखो डेल्टा एस ऑफ वाटर एट 400 केल्विन, ठीक है, तो हम इसको 0 केल्विन से लाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ वाटर, ठीक है, 0 केल्विन से लेके किस टेम्परेचर तक एक ही फेज में रहेगा? ठीक है, 0 से लेके किस टेम्परेचर तक वो एक ही फेज में रहेगा? केल्विन में पूछ रहा हूं मैं आपको, करेक्ट। 0 से लेके 273 तक, ठीक है, 0 से लेके 273 केल्विन तक ये कौन से फेज में रहेगा बताओ? करेक्ट, ये चीज जो है ये आइस वाले फेज में रहेगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये चीज आप चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है, या फिर पहले सुन लो फिर लिख लेना। फिर देखो 273 पे ये क्या करेगा, 273 पे ये मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर बताओ अब ये 273 से कौन से टेम्परेचर तक अगेन सेम फेज पे रहेगा? करेक्ट, 273 से लेके 373 तक ये वाटर, ठीक है, या लिक्विड फेज में रहेगा, ठीक है। फिर अब बताओ मुझे निकालना है किस पे? मुझे तो 400 पे निकालना है, ठीक है। 373 पे ये क्या करेगा? 373 पे ये बॉईल करेगा, यस नो? ठीक है, 373 पे ये चीज जो है बॉईल करेगा,
एंड फाइनली मुझे अब क्या करना है, मुझे इसको 373 से 400 तक हीट करना है. सो आई विल हीट इट फ्रॉम 373 टू 400. यहाँ पर ये जो है ये स्टीम वाले फेज पे ही रहेगा. ठीक है, आप बेसिकली स्टीम को जो है आप इसको हीट कर रहे हो. ओके, नाउ देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो. सो अब अगर मुझे यहाँ पे निकालना है कि भाई डेल्टा एस का वैल्यू क्या है. ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस. ठीक है, सो डेल्टा एस का मेरा वैल्यू क्या आता है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी आता है. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे मैंने क्यू जो है वो ये सभी स्टेप्स में प्रोवाइड किए हैं. यस नो. ठीक है, तो अब देखो सभी स्टेप्स का क्यू का वैल्यू क्या आएगा, आप आराम से ध्यान दो. देखो, सो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हीट कर रहा हूँ. ठीक है, इफ आई एम सिंपली हीटिंग एनीथिंग, तो इन दैट केस मैं क्यू कैसे लिखूंगा, एम एस डेल्टा टी लिखूंगा. ठीक है, बट अगेन केमिस्ट्री में हम एम एस डेल्टा टी नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ. करेक्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे एन सी डी टी. ठीक है, बाई टी. ठीक है, ये चीज कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज आपका 0 से 273 तक है. ठीक है, प्लस प्लस अब यहाँ पर तो फेज चेंज हो रहा है. ठीक है, आप याद करो आपने अगेन स्टैंडर्ड 10 में किया होगा कि फेज चेंज के टाइम पे आप क्यू कैसे लिखते थे बताओ. करेक्ट, आप वहां पे लेटेंट हीट यूज करते थे. ठीक है, वहां पे लेटेंट यूज करते थे, तो यहाँ पर भी सेम चीज. चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ. ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फिर हम टर्म्स लिख देंगे. आपका डेल्टा एस जो आएगा वो आएगा क्यू रिवर्सिबल बाई टी. अब क्यू कौन कौन से इन्वॉल्व है, क्यू हीटिंग. ठीक है, क्यू हीटिंग फ्रॉम 0 से 273 बाई टेम्परेचर. ठीक है, प्लस क्यू ऑफ, अब देखो ये क्या जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है. ठीक है, सॉलिड से लिक्विड को हम क्या बोलते हैं बताओ, मेल्टिंग. ठीक है, या फिर आप इसको फ्यूजन भी बोल सकते हो बाई टेम्परेचर. ठीक है, प्लस फिर आपका क्या आएगा, क्यू हीटिंग अगेन फ्रॉम 273 से लेके 373 बाई टेम्परेचर. ठीक है, प्लस अगेन अब बताओ यहाँ पे आपका लिक्विड से वेपर पे जा रहा है या लिक्विड से स्टीम में जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्यू वेपराइजेशन बाई टेम्परेचर. एंड लास्ट में अगेन आपका क्या है, सेम चीज क्यू हीटिंग. ठीक है, फ्रॉम 373 टू 400 डिवाइड बाई टेम्परेचर. ठीक है, अब देखो मैं इसमें यहाँ पे लिखा हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एम एल ऑफ मेल्टिंग है. ठीक है, या फ्यूजन है, तो इसको एम एल एफ लिख देता हूँ मैं इसको, बाई टी प्लस क्यू, सॉरी, प्लस एन सी, यहाँ पे एन डी क्यों लिख दिया मैंने, प्लस एन सी. ठीक है, प्लस एन सी डी टी बाई टी फ्रॉम 273 टू 373. ठीक है, प्लस एम एल वेपराइजेशन बाई टी. ठीक है, प्लस एक और ये वाला टर्म आएगा, प्लस एन सी डी टी बाई टी 373 टू 400. ठीक है, थोड़ा सा कचरा हो गया, बट आप देखो आराम आराम से लिखो. कंप्लीट कर लो फटाफट. ठीक है, मैं बता देता हूँ. ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, दिस इज वन. ठीक है, दिस इज देन टू, दिस इज देन थ्री, बट अगर आपने उल्टा लिख दिया तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग के केस में उसको फ्यूजन भी बोलते हैं. ठीक है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन. हेडिंग आपको कुछ खास देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हम उसी में कंटिन्यू करें, हम थर्ड लॉ में ही कंटिन्यू कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आइस का सी जो है वो अलग होगा, वाटर का सी जो है वो अलग होगा, स्टीम का सी जो है वो अलग होगा.
लिख ले यहां तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब आपका फाइनली क्या स्टेटमेंट आता है। यहाँ पे अब आपका फाइनली देखो क्या स्टेटमेंट आता है कि आपका डेल्टा एस इज इक्वल टू ये सारे टर्म्स, ठीक है, Q1/T प्लस Q2/T एंड सो ऑन। डेल्टा एस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बिकॉज डेल्टा एस इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ। डेल्टा एस इज इक्वल टू एस 400 केल्विन, ठीक है, माइनस एस 0 केल्विन इज इक्वल टू ऑल ऑफ दोज टर्म्स। अब एस एट 0 केल्विन का वैल्यू क्या होगा बताओ, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, करेक्ट, एस एट 0 केल्विन का वैल्यू हुआ 0, तो यानी कि एस का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो चीज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इफ वी टेक समथिंग बाय अ रिवर्सिबल पाथ, आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि एस का जो है हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, जी एच यू ये सब का जो एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। जी एच यू के केस में हम सिर्फ डेल्टा जी या डेल्टा एच या डेल्टा यू ये सब निकालते हैं, ठीक है। बट एस के केस में हम डेल्टा एस भी निकाल सकते हैं एंड हम एस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लिख लो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 एब्सोल्यूट वैल्यू, एक सेकेंड, दस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड, ओए एस स्टेट फंक्शन है, thus absolute value of entropy can be calculated by using a reversible path। ठीक है, पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर किसी का अगर ऊपर का छूट गया तो मैं ऊपर का दिखा दूंगा। लिख लिया है? नहीं 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 नहीं, वो एस निकालने का फॉर्मूला हुआ, ठीक है, जो आप बोल रहे हो एस इज इक्वल टू Q/T, वो तो एस निकालने का एक मेथड हुआ। बट एस का मीनिंग क्या है, एस का मीनिंग इज एंट्रोपी और डिसऑर्डर, तो आपको चेक करना है कि डिसऑर्डर कितना है। ऊपर का किसका छूटा है तो कॉपी कर लो। डन। जी का सिग्निफिकेंस अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज नाउ। नहीं, एस एंड डेल्टा एस का फॉर्मूला जो है देखो वो सेम सेम नहीं होता, सिमिलर होता है। डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल में निकाल क्या रहे हो। अगर आप, ठीक है, हो सकता है कि डेल्टा एस आप हर बार 0 केल्विन के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रहे हो सकता है कि डेल्टा एस आप 200 एंड 300 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो इन दैट केस डेल्टा एस का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा ना। ठीक है, कॉपी कर लिया सभी ने? ओके, नाउ कंटिन्यूइंग, ठीक है, कंटिन्यूइंग। नाउ यहाँ पे हमें एक और चीज डिस्कस करना है, दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई थिंक ये चीज आपने शायद फिजिक्स में कंप्लीट कर ही लिया होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एंड लॉ, या अगर इक्विपार्टीशन थ्योरम इसको हम बोलते हैं चलेगा, ठीक है, एंड इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो अब आपने कर लिया तब तो बहुत बढ़िया है। एंड इक्विपार्टीशन पार्टीशन, ठीक है, ऑफ एनर्जी, ये आपने कर लिया तो हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो फिर आप खुद ही बताते रहो, ठीक है, फिर आप खुद ही बताते रहो। मोनो अटोमिक, ठीक है, एक सेकेंड, मोनो अटोमिक, डाई अटोमिक, एक सेकेंड,
पॉलीएटॉमिक लीनियर, पॉलीएटॉमिक लीनियर, ठीक है, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, एक सेकेंड, सबसे पहले आपका आता है ट्रांसलेशनल, ठीक है, फिर रोटेशनल, एंड देन यू हैव वाइब्रेशनल। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल खत्म कर देते हैं। ठीक है, बताओ कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल, उसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल हो, करेक्ट, कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल, उसमें हमेशा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 होता है। ठीक है, बिकॉज वी टेक 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, so any molecule is always free to move in either of the 3 axes. ठीक है, because it is free to move in either of the 3 axes, it has 3 degrees of freedom. ठीक है, नेक्स्ट देखो रोटेशनल, मोनोटॉमिक में रोटेशनल कितना होता है? करेक्ट 0। डायटोमिक में रोटेशनल इज, जल्दी जल्दी, डायटोमिक में रोटेशनल इज करेक्ट 2। पॉलीएटॉमिक लीनियर में रोटेशनल इज आल्सो 2। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में रोटेशनल इज 3। ठीक है, चलो आपको ध्यान में ही तो उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल देखो बहुत ही सिंपल सा होता है। वाइब्रेशन का बेसिक फॉर्मूला आपका क्या होता है? 3n। ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी, वेयर n इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। देखो, सो 3n माइनस इन दोनों का सम। ठीक है, 3n माइनस इन दोनों का सम। तो देखो, अगर मैं मोनोटॉमिक में देखूं, मोनोटॉमिक में सबसे पहले n का वैल्यू क्या होगा बताओ? मोनोटॉमिक में n का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो 3n का वैल्यू कितना हो गया? 3n का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं 3n माइनस ये दोनों करूं तो मेरा वाइब्रेशन फाइनली कितना रहेगा? करेक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप बाकी का तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आपका कितना आएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे बताओ कितना आएगा? यस, एफ टी इज ट्रांसलेशनल वाला। ठीक है, दिस इज एफ आर रोटेशनल। ठीक है, अब तो हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। इन दिस केस इट इज, इन दिस केस इट इज 3n माइनस 5, 3n माइनस 5, 3n माइनस 6। ठीक है, कॉपी कर लो। n इज एटॉमिसिटी, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है। ठीक है, यहाँ पे n1, यहाँ पे n2, यहाँ पे n डिपेंड्स कि आपका कौन सा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी n डिपेंड्स कि कौन सा मॉलिक्यूल है। आपकी इच्छा, आप ज्यादा लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे डिपेंड करता है ना, यहाँ पर तो डिपेंड करेगा। हाँ, डायटोमिक में n2 हुआ। डायटोमिक में n2 हुआ। यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, तो ये जो है ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर इसी में देखो हम कंटिन्यू करते हैं, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नाउ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी बेसिकली आपको क्या बोलता है? ठीक है, कि ईच डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल, पहले आप लिख लो। ठीक है, ईच डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल फ्रीडम contributes, each degree of translational or rotational freedom contributes 1 by 2 kT। ठीक है, 1 by 2 kT of energy, अगेन ये तो आप फिजिक्स में कवर कर ही चुके हो। 1 by 2 kT of energy per molecule। ठीक है, पर मॉलिक्यूल। तो अगर मैं यहीं पे इसको पर मोल कर दूं, ठीक है,
तो अगर मैं इसी चीज को पर मोल कर दूं तो बताओ क्या एनर्जी आ जाएगा। पर मॉलिक्यूल अगर 1/2 kT है, करेक्ट, तो पर मोल आपका आ जाएगा 1/2 RT। ठीक है, फॉर एवरी डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल फ्रीडम। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट। ठीक है, फॉर ईच डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम। ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन में जो है हम दो काउंट करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन में जो है हम कंप्रेशन काउंट करते हैं, ठीक है, एंड एक्सपेंशन काउंट करते हैं। ठीक है, बिकॉज वाइब्रेशन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एज वेल एज एक्सपेंशन। ठीक है, विच इज वाई यहाँ पर जो है दो कंपोनेंट है। यहाँ पे एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज ओनली वन कंपोनेंट, हेंस हाफ kT। एवरी वाइब्रेशन हैज टू कंपोनेंट्स, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हुआ, तो एवरी डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम विल कंट्रीब्यूट हाउ मच, बताओ। हाँ, देखो यहाँ पे एक जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हाफ, तो यहाँ पर दो जो है वो मिला के कितना कंट्रीब्यूट करेगा, करेक्ट। ठीक है, सो एवरी डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम contributes kT of energy. Every degree of vibration freedom contributes kT of energy per molecule। ठीक है, और यहीं पे आपका पर मोल क्या आ जाएगा, बताओ। पर मोल आपका आ जाएगा RT। ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लो। बता रहा हूँ, पहले आप लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, अब टिपिकली देखो क्या होता है कि आपका हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं एफ। दिस एफ इज इक्वल टू एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ रोटेशनल। ठीक है, जनरली एफ वाइब्रेशनल को जो है हम हमेशा सेपरेट ही रखते हैं। ठीक है, वी ऑलवेज टेक एफ वाइब्रेशनल सेपरेटली। ठीक है, जनरली जब भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मांगा जाता है, अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है कि ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, अगर आपको इन जनरल बोला जाए तो इट ऑलवेज मींस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो आप क्या बोलोगे, बताओ। करेक्ट, तो उस केस में क्योंकि मैंने आपको सिंपली पूछा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, आई हैव नॉट स्पेसिफाइड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल और वाइब्रेशनल, यू विल ऑलवेज मेंशन दैट एज एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ रोटेशनल। ठीक है, तो डायटोमिक के केस में कितना आ जाएगा, 3 + 2 दैट इज योर 5। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, नाउ इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब U जो है दैट इज योर इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है दैट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी। तो ये चीज आप कैसे निकालते हो, ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है, F यानी कि सिर्फ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल, ये हर एक कितना कंट्रीब्यूट करता है, हर एक कंट्रीब्यूट करता है हाफ RT। ठीक है, बट दिस इज फॉर 1 मोल, और अगर यहीं पे मेरे पास n नंबर ऑफ मोल्स हो गए तो क्या आ जाएगा, F/2 × nRT। ठीक है, बट ये जो है ये सिर्फ ट्रांसलेशनल या रोटेशनल वाला ही हुआ। अगर हम वाइब्रेशनल वाले को भी इंक्लूड करें n मोल्स, तो वाइब्रेशनल हर एक कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो RT कंट्रीब्यूट करता है, और अगर मेरे पास n मोल्स है तो यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, तो आपका U जो है वैसे तो उसका ये टर्म होता है। ठीक है, इसको कई बार आप ऐसे देखोगे, U इज इक्वल टू F/2 nRT प्लस F वाइब्रेशनल। ठीक है, nRT, बट दिस इज ओनली यूज्ड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज ओनली यूज्ड एट हाई टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर जो है, एट लो टेम्परेचर अगेन आपने फिजिक्स में कवर कर लिया कि हम एफ वाइब्रेशन को जो है इसको हम इग्नोर करते हैं या इसको जो है हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को नेग्लेक्ट करते हो तो आपका यू क्या आ जाएगा, F/2 nRT। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, तो वाइब्रेशन पार्ट जो है वो सिर्फ आप हाई टेम्परेचर पे ही काउंट करते हो।
ओके। इन जनरल आपके मैक्सिमम जितने भी केसेस आएंगे सभी लो टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आएगा। इन दैट केस यू ओनली यूज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। लिख लें यहां तक सभी ने? ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको दिया जाएगा हाई टेम्परेचर, ऐसा कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है। क्वेश्चन में अगर आपको हाई टेम्परेचर दिया तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लिख लें यहां तक? ठीक है। तो अब देखो u इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर टी, या फिर अगर मैं यहीं पे लिखूं तो डेल्टा यू मेरा क्या आएगा, एफ बाई टू, या चलो डेल्टा यू करेंगे हम डी यू लिख लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल रहेगा। डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बाई टू एन आर डी टी आ जाएगा। ठीक है। एंड डेल्टा यू को हमने और भी कैसे लिखा था, इट वॉज एन सी वी डी टी। ठीक है। तो अब देखो यहां से अगर आप देखोगे तो सीवी का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, सीवी का वैल्यू आपका आ जाएगा एफ बाई टू आर। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो। ठीक है, तो देखो अब तो ये फटाफट होता रहेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ मोनो अटोमिक। ठीक है, मोनोटॉमिक में हम पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम ही बस आप देखते जाओ। ठीक है, मोनोटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, ओए, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अच्छा सॉरी, थ्री तो होता है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो इट इज थ्री, तो इट इज थ्री, तो ये क्या रहेगा, थ्री बाई टू आर आ जाएगा। ठीक है। डायटोमिक में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ? ठीक है, ये आपका फाइव बाई टू आर आ गया। पॉलीएटॉमिक लीनियर, ये भी आपका फाइव बाई टू आर आ गया। ठीक है। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका थ्री आर आ जाएगा। नाउ सीपी, सॉरी, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है। ठीक है, कौन सा रिलेशन था ये बताओ? करेक्ट, दिस वाज योर मेयर्स रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका रहेगा फाइव बाई टू आर, यहाँ पे सेवन बाई टू आर, सेवन बाई टू आर, यहाँ पे आ जाएगा फोर आर। ठीक है। गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी। ठीक है। गामा वाज आल्सो कॉल्ड एज जाइरोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, और एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फाइव बाई थ्री, यहाँ पे सेवन बाई फाइव, सेवन बाई फाइव, फोर बाई थ्री। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.67। ठीक है, ये आपका आएगा 1.4, ये आपका आएगा 1.33। फटाफट कॉपी कर लो। ठीक है, अब अगर आपको याद है तो हमने जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ ग्राफ के क्वेश्चन किए थे, तो मैंने आपको उस केस में बता दिया था कि अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मोनोएटॉमिक या डायटोमिक दिया जाएगा। कई बार ऐसा होगा आपको दे देगा कि गामा इज इक्वल टू लेट्स से वन, की लेट्स से गामा इज इक्वल टू 1.33। ठीक है, गामा इज इक्वल टू 1.33 अगर आपको दे दिया तो उस केस में अब आप सीपी सीवी एंड बाकी के जो भी आपको वैल्यूज रिक्वायर्ड है वो चीज आप निकाल सकते हो। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, कुछ देखो, कुछ कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देखो, सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल हीलियम। ठीक है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल हीलियम। अब आप खुद ही बताओ कि हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, लीनियर, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, कौन सी कैटेगरी में आएगा? करेक्ट, हीलियम जो है ऑब्वियसली इट इज हीलियम जो है दैट इज ऑब्वियसली अ नोबल गैस। नोबल गैस जो है वो हमेशा मोनो अटोमिक ही होते हैं। ठीक है, हीलियम जो है वो हमेशा मोनोटॉमिक होगा। सो इन दिस केस जब आप सीवी लिखोगे तो सीवी का वैल्यू क्या आएगा बताओ?
करेक्ट, CV आ जाएगा 3/2R, ठीक है। गामा क्या आ जाएगा बताओ, गामा आपका आ जाएगा 5/3 और 1.66 और 1.67 डिपेंडिंग, डजंट मैटर, ठीक है। एंड यहीं पे आपका CP क्या आ जाएगा बताओ, करेक्ट, ये आपका आ जाएगा 5/2R, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक H2O, ठीक है। नाउ H2O अगेन, ये सबसे पहले कौन सी कैटेगरी में आएगा, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, पहले आप ये बताओ, मोनो, डाया, पॉली, कौन सा में सॉरी, मोनो, डाया, पॉली, हाँ कौन सा में आ जाएगा बताओ, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज पॉलीएटॉमिक में आएगा। अब H2O का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, H2O का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बताओ ये मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है, ठीक है। क्लियरली दिस इज नॉन लीनियर, ठीक है, क्लियरली दिस इज नॉन लीनियर। तो यहाँ पे सबसे पहले बताओ गामा क्या आएगा, गामा वुड बी करेक्ट 4/3, CV वुड बी करेक्ट 3R, ठीक है, एंड CP वुड बी करेक्ट 4R, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक CO2, ठीक है। CO2 बताओ मोनो, डाया, पॉली, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको पता है कि दिस इज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको इसके आगे इसका स्ट्रक्चर भी पता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, लीनियर या नॉन लीनियर, करेक्ट, सो दिस इज लीनियर, सो ये आपका आता है पॉली एटॉमिक लीनियर। तो CV कितना आएगा बताओ, CV कितना आएगा बताओ, करेक्ट 5/2R, CP 7/2R, एंड गामा इज 7/5। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से आप कोई भी मॉलिक्यूल के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्लियर। क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन देने लायक है ही नहीं, या एटलीस्ट अभी तक क्वेश्चन देने लायक वाला पार्ट जो है वो आया, ये तो बस थ्योरी है। डन, डन, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अब देखो यहीं पे, ठीक है, जैसे कि आपको गैसियस स्टेट में याद होगा, ठीक है, गैसियस स्टेट में अगर हम एक मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं तो उस केस में हम एक एवरेज मोलिकुलर मास निकालते थे, यस नो, ठीक है। वहां पे आप ध्यान, वहां पे आप याद करो, वहां पे आप याद करो जो हम एम एवरेज लिखते थे, ठीक है, एम एवरेज उस केस में क्या था बताओ, m average in that case it was m average is equal to n1 m1, ठीक है, प्लस n2 m2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी देखो वैसे ही है, व्हेन यू हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, व्हेन यू हैव अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो इन दैट केस हो सकता है कि आपको CP या CV मिक्स लिखना हो, तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो CV मिक्स जो है, ठीक है, वो आपका डायरेक्टली क्या आता है, N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। सेम चीज अगर आपको CP मिक्स लिखना है, ठीक है, अगर आपको CP मिक्स लिखना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम चीज N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। लेकिन अगर आपको गामा मिक्स लिखना है, ठीक है, तो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। नाउ इन दिस केस बेटर मेथड क्या होता है, ठीक है, अगेन ऑब्वियसली आप फिजिक्स में कर चुके होगे, इस चीज में बेटर मेथड क्या होता है कि आप लिखो CV मिक्स के टर्म्स में, ठीक है। तो गामा इन टर्म्स ऑफ CV क्या लिखते हैं हम बताओ, ठीक है, गामा इन टर्म्स ऑफ CV क्या लिखते हैं हम बताओ, या चलो आपको उल्टा तो आता ही है, ध्यान में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, हम इसको डिराइव कर लेते हैं वेरी क्विकली, ठीक है। CP मिक्स बाय CV मिक्स आएगा, ठीक है। CP मिक्स, ठीक है, CP मिक्स इज इक्वल टू क्या, क्या नहीं, आप उस तरह से करोगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं, एक सेकेंड। सो CV इज इक्वल टू R/γ-1, अच्छा सर चलो हम इसको ऐसे ही कर देते हैं ना, ठीक है। CV इज इक्वल टू R/γ-1, तो यहीं पे हम इसको डाल देते हैं ना, देखो, तो देखो आपका यहाँ पे गामा क्या आ जाएगा, ध्यान दो, आपका यहाँ पे गामा क्या आ जाएगा, R/CV +1 आ जाएगा, ठीक है। आप इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो R बाई सी वी प्लस वन, एक बार चेक कर लो मैंने सही किया नहीं किया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो आप सब्सटीट्यूट कर दो। तो R बाई एन वन सी वी वन, चलो इसको डायरेक्टली आप शॉर्ट में लिखो ना, एन बाई सी वी मिक्स प्लस वन। ठीक है, आप चाहे तो इसको फर्दर आप एक्सपैंड कर सकते हो, आप इसमें एक्सपैंड करो, देन सीवी को चाहे तो आप इस टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, लिख लेके इसको कंप्लीट कर लेगा। चलो 1 मिनट लगेगा, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट लगेगा, इसको हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। मिक्स, ठीक है, यहीं से हम डिराइव करते हैं, ज्यादा सिंपल रहेगा। ठीक है, तो आर बाई गामा मिक्स माइनस वन इज इक्वल टू एन वन आर बाई गामा वन माइनस वन प्लस एन टू आर बाई गामा टू माइनस वन, दिस इज गामा नॉट आर, गामा वन। ठीक है, डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। ठीक है, आर पार्ट जो है वो आपका कैंसिल, बाकी का आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई एम टू लेजी टू सॉल्व दिस, एंड इसका भी कोई पॉइंट भी नहीं है। एन वन बाई गामा वन माइनस वन प्लस एन टू बाई गामा टू माइनस वन डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। ठीक है, बट दिस इज रेयरली यूज्ड। ठीक है, बट दिस इज रेयरली यूज्ड। आप जनरली सीपी सीवी से ही काम हो जाएगा आपका। कंप्लीट हुआ गया। अच्छा, एक और चीज, गामा का जो है, गामा को हम बोलते हैं जायरोमेट्रिक रेशियो, जायरोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, एडियाबैटिक कांस्टेंट, adiabatic constant, and there is also one more term called as Poisson's ratio, I think शायद डबल एस होता है, Poisson's ratio। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई सा भी वर्ड दे सकता है, आपको ये सभी ध्यान में रखना है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आप सीपी मिक्स बाय सीवी मिक्स लिख सकते हो, डजंट मैटर, सेम रिजल्ट। एक सिंपल सा क्वेश्चन करें, पॉइजन होगा कोई साइंटिस्ट जिसने कि ये निकाला, एक सिंपल सा क्वेश्चन करें, कॉपी कर लें यहाँ तक सभी ने। ठीक है, लेट्स ट्राई अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सो कैलकुलेट डब्ल्यू डब्ल्यू डेल्टा यू क्यू डेल्टा एच when 3 moles of argon, when 3 moles of argon, ठीक है, when 3 moles of argon is heated isobarically, isobarically from let's say 300 Kelvin to 450 Kelvin। ठीक है, खुद से निकालो, खुद से निकालो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यहाँ पे प्रोसेस जो है दैट इज आइसोबेरिक।
लिख लिया क्या आप सभी ने? हाँ हाँ, अब आप डायरेक्टली, अब आपको सीवी सीपी का वैल्यू निकालना आता है। ठीक है, अब आपको सीवी सीपी का वैल्यू निकालना आता है। हो गया, चेक करें। बहुत डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द इजी पार्ट। ठीक है, सबसे पहले जो हम निकालते हैं डेल्टा यू। डेल्टा यू का फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बताओ? वेरी डिफिकल्ट। डेल्टा यू वुड बी करेक्ट एन सी वी डी टी। ठीक है, अब आप यहाँ पे एन सी वी डी टी ही यूज करो। नाउ एन, अच्छा अच्छा 3 मोल्स, हाँ। ठीक है, सो 3 इंटू आर्गन के केस में सीवी कितना आएगा बताओ? आर्गन के केस में सीवी वुड बी, ठीक है करेक्ट, 3/2 आर आएगा, बिकॉज आर्गन इज अ मोनोएटॉमिक गैस। तो यहाँ पे 3/2 इंटू आर। आर किस टर्म्स में रखना है बताओ? जूल्स में, कैलोरी में, किस में रखना है बताओ? जूल्स में रखते हैं। ठीक है, जूल्स में रखते हैं। तो अगर आप जूल्स में रखोगे, ठीक है, तो अगर आप जूल्स में रखोगे तो लेट्स पुट इट एज 25/3। ऑब्वियसली आप 8.314 लिख सकते हो। ठीक है, वी कैन ऑब्वियसली टेक 8.314, बट यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, नाउ डेल्टा टी बताओ, यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा, या डी टी का वैल्यू कितना आएगा? 150 आ रहेगा। ठीक है, इंटू 150 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो ये आपका हुआ 50। ठीक है, ये हुआ 25। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, सो वट एवर 625 इंटू 9, 625 इंटू 9 कितना आ रहा है ये? 5625। चलो ठीक है, मैंने नहीं निकाला। 625 इंटू 9, चलो ठीक है, ये मैंने नहीं निकाला है। ठीक है, ये आपके आंसर है। ओके, देखो नेक्स्ट, डेल्टा एच हम कैसे लिख सकते हैं? वेरी सिंपली एन सी पी डी टी। ठीक है ना, अब देखो इसको आप ऑब्वियसली ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, एन इंटू 5/2 इंटू 25/3 इंटू 150। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग इट। ठीक है, बट देयर इज ऑल्सो अनदर मेथड। आपको हो सकता है हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, कैसे देखो, आपको ये पता है कि सीपी बाई सीवी का रेशियो तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, कि सीपी बाई सीवी जो है दैट इज इक्वल टू गामा। ठीक है, नाउ अब आप ये बताओ, आर्गन के केस में गामा का वैल्यू कितना आएगा बताओ? करेक्ट, आर्गन के केस में गामा का वैल्यू इज 5/3। ठीक है, सीपी जो है, अगर मैं यहाँ पे एन एंड डी टी मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे अगर मैं एन एंड डी टी मल्टीप्लाई कर दूं, तो एसेंशियली ये क्या हो गया? डेल्टा एच बाई डेल्टा यू हो गया। यस नो? ठीक है, सो कई बार आप क्वेश्चन को जो है और भी फास्टर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाय सिंपली यूजिंग, क्या हुआ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब आ रहा है? अरे चलो ठीक है, कहां तक आपने सुना था देखो? आपने ये वाला पोर्शन सुना था, सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा, ये वाला पोर्शन सुना था? ठीक है, ओके। तो देखो सीपी बाय सीवी जो है वो गामा होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एन डी टी एंड अगर मैं यहाँ पे एन डी टी मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगा? ये टर्म आपका डेल्टा एच बन जाएगा। ठीक है, ये टर्म जो है वो आपका डेल्टा यू बन जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच बाय डेल्टा यू आपका क्या होता है? गामा होता है। ठीक है, तो समटाइम्स यू कैन ऑल्सो यूज दिस टू फाइंड आउट डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ठीक है, बता रहा हूँ, पहले यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट डेल्टा एच यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, और ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट डेल्टा एच इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा यू, दैट इज 5/3 इंटू 5625। ठीक है, तो यहां पर आप दोनों ही चीज जो है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस दिस इज एन आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है, सिंस दिस इज एन आइसोबेरिक प्रोसेस, तो आपका
यहाँ पे क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा एच आ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा Q का वैल्यू भी आ गया, ठीक है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा देखो, फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। और W विल बी इक्वल टू डेल्टा U माइनस Q और डेल्टा U माइनस डेल्टा H, तो ये वाला वैल्यू भी जो है वो भी आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो, ठीक है। एंड W का जो भी आपका वैल्यू आएगा, आई हैव ऑब्वियसली नॉट कैलकुलेटेड, बट आई होप आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। नाउ वी हैव टू मेंशन सम पॉइंट्स, ठीक है। तो आप कुछ पॉइंट्स लिखते जाओ, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। नाउ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है? वेयर एंट्रोपी इज कांस्टेंट, ठीक है। वेयर एंट्रोपी इज कांस्टेंट, एंट्रोपी ऑफ द, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। टिपिकली हम जब भी आइसेंट्रोपिक बोलते हैं तो इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स होता है, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस है? देयर इज ओनली वन प्रोसेस जहां पे कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट और डेल्टा एस इज जीरो। ये आपका कौन सा होता है? ये आपका होता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल, ठीक है। दिस इज ओनली प्रोसेस वेयर विच इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टू स्टेट्स, ठीक है, या टू डिफरेंट स्टेट्स कैन नेवर बी, कैन नेवर can never be connected by an adiabatic reversible as well as adiabatic irreversible path या process। बता रहा हूं, टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, टू डिफरेंट स्टेट्स can never be connected by an adiabatic reversible as well as adiabatic irreversible process, ठीक है। Why? As delta S is different in adiabatic reversible, ठीक है, and adiabatic irreversible, ठीक है। पहले आप ये लिख लो, फिर मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। Two different states can never be connected by an adiabatic reversible as well as adiabatic irreversible process। ठीक है, ये जो है ये थोड़ा सा, ये जो है ये थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे टू डिफरेंट स्टेट्स कैन नेवर बी कनेक्टेड बाय का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आप एडियाबैटिक रिवर्सिबल देखो, ठीक है, एंड अगर आप एडियाबैटिक इरिवर्सिबल देखो, आप याद करो एडियाबैटिक रिवर्सिबल में जो आपका डेल्टा एस था वो क्या था बताओ? इट वाज जीरो और नॉन जीरो। सिर्फ आप इतना बताओ कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल में आपका डेल्टा एस यूनिवर्स वाज जीरो और नॉन जीरो। इट वाज जीरो, ठीक है। नाउ एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, बाय डेफिनेशन एनी प्रोसेस व्हिच इज इरिवर्सिबल, ठीक है, बाय डेफिनेशन एनी प्रोसेस व्हिच इज इरिवर्सिबल, वहां पे डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा क्या होगा? करेक्ट, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल कि दो स्टेट्स में, ठीक है, दो स्टेट्स में सेम स्टेट फंक्शन का वैल्यू एक केस में जीरो आए, एक केस में नॉन जीरो आए। ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, यस और नो, ठीक है। सो विच इज वाई टू स्टेट्स कैन नेवर बी कनेक्टेड, ठीक है, विच इज वाई टू स्टेट्स कैन नेवर बी कनेक्टेड बाय एन एडियाबैटिक रिवर्सिबल एज वेल एज एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, ठीक है। ये चीज जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये पार्ट समझ में आया?
ठीक है। या फिर अगर आपको डायग्राम थोड़ा सा सिंपल लगेगा, देखो, सो दिस इज स्टेट ए, दिस इज स्टेट बी, ठीक है। लेट्स से स्टेट ए से स्टेट बी मैं पाथ 1 से गया, स्टेट ए से स्टेट बी मैं पाथ 2 से गया, ठीक है। देखो ध्यान दो, सो डेल्टा एस इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। डेल्टा एस इज अ स्टेट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, ठीक है। डेल्टा एस इज अ स्टेट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन। लेकिन सपोज करो अगर मुझे कैलकुलेट करना ही है, एंड लेट्स से पाथ 1 जो है अगर वो एडियाबैटिक रिवर्सिबल है, अगर पाथ 1 एडियाबैटिक रिवर्सिबल है, तो इसके हिसाब से मेरा डेल्टा एस क्या आना चाहिए बताओ। अगर पाथ 1 एडियाबैटिक रिवर्सिबल है तो मेरा डेल्टा एस आना चाहिए 0, ठीक है। एंड अगर पाथ 2 एडियाबैटिक इरिवर्सिबल है तो इसके हिसाब से मेरा डेल्टा एस क्या आना चाहिए बताओ, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों तो एक साथ पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, which is why two states can never be related by an adiabatic reversible as well as adiabatic reversible, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। Is this clear? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ both are not possible, both are not possible together, ठीक है, clear? Now third point, ठीक है, Gibbs free energy, Gibbs free energy, ठीक है, is the useful energy, is the useful energy, ठीक है, और डेल्टा जी is the useful work, is the useful work obtained, useful work that can be obtained, that can be obtained, ठीक है, is the useful work that can be obtained, ठीक है। entropy is the energy that cannot, लिखते जाओ, that cannot be converted into useful work, ठीक है, लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या समझना है, ये डायग्राम में ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। जस्ट आप ये याद रखो कि दोनों जो है साथ में नहीं हो सकते हैं, आपको कभी भी नहीं पूछेगा। बस आप इतना याद रखो, एडियाबैटिक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दो स्टेट्स के बीच में नहीं होता है, ठीक है। थर्ड लाइन लास्ट वर्ड, थर्ड लाइन लास्ट वर्ड इज कैनॉट बी कन्वर्टेड, कैनॉट बी कन्वर्टेड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमने गिब्स एनर्जी को कैसे लिखा है, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज एच इज इक्वल टू जी प्लस टी एस, ठीक है। ये जो है ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। नाउ U जो होता है, ठीक है, U दैट इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, ठीक है। एनर्जी सम ऑफ ऑल द एनर्जीज का मतलब क्या हुआ, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। U जो है वो इन सबका सम होता है, ठीक है। H जो है, H इज बेसिकली हीट कंटेंट, ठीक है।
H जो है that is basically heat content. Now heat content is also basically sum of all the energy, but H and U में डिफरेंस क्या है? ठीक है, H को हम कैसे लिखते हैं? H इज इक्वल टू U प्लस PV. यस नो? ठीक है, सो देखो H एंड U में डिफरेंस क्या होता है? सपोज करो कि अगर एक कंटेनर है, ठीक है, सपोज करो कि अगर एक कंटेनर है, इसके अंदर लेट्स से व्हाटएवर दिस हैज 100 जूल ऑफ एनर्जी, लेट्स से फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो जब आप इस कंटेनर के लिए U लिख रहे हो, ठीक है, जब आप इस कंटेनर के लिए U लिख रहे हो, दैट इज द एनर्जी कंटेंट इनसाइड दिस कंटेनर. ठीक है, सो इस कंटेनर के लिए U जो है वो आ जाएगा 100. ठीक है, H जो है, H यहाँ पे क्या है? H इज द एनर्जी कंटेंट. ठीक है, H इज द एनर्जी कंटेंट इनसाइड द कंटेनर as well as, ध्यान दो, as well as the energy required to create this container. ठीक है, ये कंटेनर को अगर मैं जीरो से बनाऊं, ठीक है, ये कंटेनर को अगर मैं जीरो से बनाऊं, तो उसके लिए मुझे जो एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा वो भी इस H में काउंट होगा. ठीक है, लेट्स से कि ये कमरे को, ठीक है, या इस रूम को बनाने के लिए लेट्स से मुझे 50 जूल ऑफ एनर्जी जो है स्पेंड करना पड़ा. ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई हैव स्टोर्ड लेट्स से 200 joules of energy inside this room. 50 joules of energy to make this room, and now I have stored 200 inside this room. Okay, so what will be the delta H, sorry, so what will be the U for this room? What will be the internal energy for this room? Correct, internal energy जो है वो आपका 200 होगा. What will be the H for this room? Correct, H जो है वो आपका 250 हो जाएगा. ठीक है, तो ये PV जो है, ठीक है, ये आपका PV जो है, या जो हम लिखते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV. ठीक है, तो डेल्टा PV आपका क्या हुआ? P2V2 माइनस P1V1 हुआ. ठीक है, तो अगर इनिशियली कुछ भी नहीं था, ठीक है, बिकॉज इफ आई एम मेकिंग दिस कंटेनर फ्रॉम जीरो, अगर इनिशियली कुछ भी नहीं था, तो V1 का वैल्यू इनिशियली क्या होगा बताओ? अगर इनिशियली कुछ भी नहीं था तो करेक्ट, तो V1 का वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगा. ठीक है, टू मेक समथिंग फ्रॉम जीरो टू वॉट एवर वैल्यू, जो भी एनर्जी आपने स्पेंड किया, that is also counted in delta H, sorry, that is also counted in enthalpy. क्या पहले यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक पहले आपको समझ में आया? ठीक है, सो बेसिकली एंथैल्पी इज ऑल ऑफ द हीट कंटेंट. ठीक है, एंथैल्पी इज ऑल ऑफ द हीट कंटेंट. नाउ उसी हीट में से एंथैल्पी इज हीट कंटेंट. ठीक है, एंथैल्पी इज हीट कंटेंट, इतना ही. नाउ उसी हीट में से कुछ हीट जो है दैट इज यूजफुल, कुछ हीट जो है दैट इज नॉट यूजफुल. ठीक है, तो उसमें से जितना भी हीट यूजफुल है दैट इज योर गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है, दैट इज द एनर्जी दैट यू कैन यूज टू डू यूजफुल वर्क. ठीक है, एंड बाकी का एनर्जी विच कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू वर्क, दैट इज योर एंट्रोपी और दैट इज योर डिसऑर्डर एनर्जी. ठीक है, या उस चीज को जो है आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इन दिस वे. ठीक है, जैसे कि अगर आप इसी पेज को देखो, ठीक है, जैसे कि अगर आप इसी पेज को देखो, ठीक है, सपोज करो कि पेज का साइज जो है वो इतना ही लार्ज है. ठीक है, जितना आपको स्क्रीन में दिख रहा है, लेट्स से यही पेज का जो है साइज है. ये पेज जो है ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये पार्ट में मैंने लिख लिया. ठीक है, नाउ दिस एंटायर थिंग इज H. ठीक है, this entire thing is H. Let's call this section 1, let's call this section 2. ठीक है, तो H जो है, H is made up of section 1 and section 2. yes or no? ठीक है, जो मेरा टोटल पेज है या जो टोटल हीट कंटेंट है दैट इज मेड अप ऑफ 1 and 2. अब आप खुद ही बताओ इसमें से कौन सा है बिटवीन 1 and 2, इसमें से कौन सा है जो कि अभी भी वर्क करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं? करेक्ट, सो आई कैन स्टिल यूज 2. ठीक है, आई कैन स्टिल यूज 2 टू राइट इट. ठीक है, या मैं अभी भी 2 जो है यूज कर सकता हूँ लिखने के लिए. तो 2 जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी आएगा या एंट्रोपी आएगा बताओ? करेक्ट, सो 2 जो है वो मेरा गिब्स फ्री एनर्जी आएगा. ठीक है, एंड वो पोर्शन जिससे कि अब मैं और यूज नहीं कर सकता, ठीक है, या जहां पे अब ऑलरेडी डिसऑर्डर हो चुका है, दैट इज योर एंट्रोपी वाला पार्ट. ठीक है, क्या ये चीज आप सभी को समझ में आया? ठीक है, सो ठीक है, सो आपका एंथैल्पी जो है दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, that consists of two parts, your entropy part which is your useless part and your Gibbs part which is your useful part. तो अब देखो मैं मैक्सिमम काम, ठीक है, या इस पेज का मैं मैक्सिमम यूज कितना कर सकता हूं
उतना ही जितना कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सुनो, ठीक है। सो द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट आई कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम, ठीक है, द मैक्सिमम, ठीक है, यूजफुल वर्क दैट आई कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम इज गिवन बाय जी और इट इज गिवन बाय डेल्टा जी। क्या अगेन ये पढ़ आप सभी को समझ में आया? ठीक है, the maximum useful work that I can obtain from any system is basically its gives free energy। ठीक है, we are still not yet done, there is one more part that is left। ठीक है, अब अगेन आप ध्यान दो, कुछ नहीं, आप ये नोट कर लो, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया ना, यहां तक आपने लिख लिया, ठीक है, फिर ये चीज आप लिख लो, आपको समझ में आ गया ना, बस उतना काफी है। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, ठीक है, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, अब आप बताओ फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी क्या होता था, इंक्रीज या डिक्रीज? फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी वाज करेक्ट, so correct, so in any spontaneous process delta g was decreasing but entropy was करेक्ट, एंट्रोपी वाज इंक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा है कि अगर मैं इस सिस्टम पे, ठीक है, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, अगर मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ, तो यानी कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका डेल्टा जी जो है, बताओ, अब आप खुद ही बताओ, अगर जब मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ तो इसका डेल्टा जी क्या हो रहा है, या इसका यूजफुल पार्ट क्या हो रहा है? हाँ, यूजफुल पार्ट क्या हो रहा है, इसका यूजफुल पार्ट तो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इनिशियली यूजफुल पार्ट जो था वो इतना था, फिर मैंने ये लिखा तो अब यूजफुल पार्ट जो है वो इतना हुआ, फिर मैंने लिखा तो इसका यूजफुल पार्ट जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है, और डेल्टा जी इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। वेयर एज इसका एंट्रोपी वाला पार्ट या डिसऑर्डर वाला पार्ट, वो पार्ट क्या होता जा रहा है, वो पार्ट आपका इंक्रीज होता जा रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, आपने ऑब्वियसली यहाँ तक तो नोट कर ही लिया होगा, ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, फिर आप यहाँ तक इसको नोट कर लो, ठीक है, यहां तक नोट कर लो, एंड देन यू मेंशन इट, द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू जी गिव्स फ्री एनर्जी और डेल्टा जी। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। लिख लिया? करेक्ट, ऑब्वियसली। अब देखो अगर मुझे इसका एंट्रोपी जो है डिक्रीज करना है, ठीक है, अब देखो इसका एंट्रोपी जो है वो अपने आप तो डिक्रीज नहीं होगा, या इसका डिसऑर्डर जो है वो अपने आप तो डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है, तो डिक्रीजिंग द एंट्रोपी वुड बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसका एंट्रोपी डिक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, इट विल नॉट हैपन बाय इटसेल्फ, आई विल हैव टू डू इट एक्सटर्नली। ठीक है, which is why for any non spontaneous process you have to provide energy externally। ठीक है, या एक्सटर्नली ही सिस्टम का एंट्रोपी जो है वो आप डिक्रीज कर सकते हो। क्लियर हुआ? कंप्लीट हुआ यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फेज चेंज, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग फेज चेंज। ठीक है, अब आप बताओ, देखो सबसे पहली बात तो डेल्टा जी इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है, अगर वर्क हो रहा है या अगर आप उस सिस्टम से काम निकलवा रहे हो, ठीक है, अगर आप उस सिस्टम से काम निकलवा रहे हो तो उसका डेल्टा जी जो है या उसका गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो डिक्रीज ही होगा। आप जैसे अपनी कॉपी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे इन जनरल मोस्ट कॉपीज आर 128 पेजेस, ओके, सो एच जो है वो 128 पेजेस हो गया, जो पेजेस पे आपने लिख लिया, ठीक है, दैट इज योर एंट्रोपी पार्ट, अब आप उस चीज को जो है वापस से यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जो पेजेस पे आपने नहीं लिखा, ठीक है, दैट इज स्टिल फ्रेश, उस पे आप अभी भी लिख सकते हो, तो वो चीज जो है वो उसका गिब्स फ्री एनर्जी हुआ। अब अ प्रोसेस दैट हैपेंस इन जनरल, अब इन जनरली आप क्या करते हो, जो भी ब्लैंक पेज है उस पर आप लिखते जाते हो, ठीक है, तो उसका गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो इन जनरल डिक्रीज करता है एंड एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करता है। क्लियर?
ठीक है। इन जनरल ऐसा नहीं होता है कि आप पेजेस बैठ के मिटा रहे हो, ठीक है, दैट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इन जनरल। ओके, नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग फेज चेंज, ठीक है। अब आप बताओ, सपोज करो अगर मैं आइस टू वाटर, ठीक है, अगर मैं आइस टू वाटर फेज चेंज करवा रहा हूं, तो टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा या चेंज होगा, बताओ। ड्यूरिंग फेज चेंज डज द टेम्परेचर चेंज और डज इट रिमेन कांस्टेंट? करेक्ट। ड्यूरिंग फेज चेंज आपका टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अब अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बताओ मेरा डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, ठीक, सॉरी डेल्टा एच, ठीक है। तो ड्यूरिंग फेज चेंज और व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो मेरा डेल्टा यू एंड डेल्टा एच भी क्या होना चाहिए, बताओ, इक्वल टू जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए? ठीक है, बट अगर मैं फेज चेंज कर रहा हूं तो मैं हीट तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं, बताओ। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या समझना है, सो यहाँ पे आपको क्या समझना है, ड्यूरिंग फेज चेंज इवन दो द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ध्यान दो, इवन दो द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच भी चेंज होता है, डेल्टा यू भी चेंज होता है, ठीक है। बट देखो किस तरह से चेंज होता है, जब आप फेज चेंज कर रहे हो तो एसेंशियली क्या हो रहा है कि आपके मॉलिक्यूल्स जो है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ सॉलिड जो है अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा या वो चेंज करेगा? यस नो, सॉरी, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, या डिस्टेंस जो है वो चेंज करेगा, ठीक है। अब आप खुद बताओ, बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विच एनर्जी इज डिस्टेंस डिपेंडेंट? आपने ये चीज फिजिक्स में तो किया ही है, ग्रेविटेशन में किया होगा, ठीक है। ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो जो भी आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो टू मेल्ट अ सब्सटेंस और टू वेपराइज अ सब्सटेंस और टू चेंज द फेज ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, वो सारा का सारा एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्यूरिंग फेज चेंज, ठीक है, ड्यूरिंग फेज चेंज all the energy that is supplied, ठीक है, energy that is supplied is used, ठीक है, used to change potential energy, ठीक है। however however since temperature is constant, since temperature is constant, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल एनर्जी, जस्ट देखो अभी हमने ऊपर में क्या लिखा, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, विच इज वाई योर इंटरनल एनर्जी इज चेंजिंग। क्या ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया? ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ठीक है, ये आपका नॉन जीरो, ये आपका नॉन जीरो, तो ये भी जो है ये भी आपका नॉन जीरो आता है। इज दिस क्लियर? कॉपी कर लो यहां तक, ठीक है। एक और पॉइंट बस आप लिख लो, ड्यूरिंग फेज चेंज डेल्टा एस इज इक्वल टू, ड्यूरिंग फेज चेंज, ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी। भाई अगर फेज चेंज हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है, लेट्स टेक अ सिंपलर एग्जांपल। अगर आपका वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल वाटर इज कन्वर्टिंग टू स्टीम, ठीक है। ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो तो सेम रहेगा, प्रेशर विल रिमेन सेम एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर हम 100 डिग्री पे उसको वेपराइज कर रहे हैं, प्रेशर तो सेम रहेगा। तो जब आप डेल्टा पीवी लिखोगे, लेट्स से वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, तो 1 मोल, तो पीवी क्या होगा, P2V2 माइनस P1V1, ठीक है। तो ये जो है ये स्टीम हुआ, ये जो है ये वाटर हुआ, तो स्टीम एंड वाटर का वॉल्यूम तो डिफरेंट होगा ना, ठीक है। क्लियर और नॉट? ठीक है, ये चीज जो है आप यहां तक मेंशन कर लो, दिस इज ऑल्सो ड्यूरिंग फेज चेंज, ठीक है। ड्यूरिंग फेज चेंज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी,
या कई बार आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ml/t। लिख लिया? फर्स्ट वन इंटरमोलिकुलर स्पेस, करेक्ट। अगर आप देखो, अगर आप सॉलिड से लिक्विड हीट कर रहे हो, ये चीज आपने स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ा होगा कि बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स किस केस में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज्यादा है? बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स किस केस में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज्यादा है? ऑब्वियसली लिक्विड्स में ज्यादा है, ठीक है। एंड गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो है वो और भी ज्यादा है, ठीक है। तो उन दोनों में वो स्पेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगेन आपने पढ़ा है कि सॉलिड्स में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड्स में वीक, गैसेस में वीकेस्ट। तो उस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, जो है आप एनर्जी सप्लाई करते हो, या वो एनर्जी जो आप सप्लाई करते हो वो बॉन्ड ब्रेक करने में यूज होता है। दिस इज क्लियर? ठीक है। सो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स जो है, ठीक है, यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स जो है वो कवर कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विथ थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री में जो है आपका ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। दिस इज जो अभी हमने पार्ट किया, दिस इज मोर थ्योरी बेस्ड। द नेक्स्ट पार्ट इज मच मोर न्यूमेरिकल बेस्ड, so that will be starting in the next class, ठीक है। So that's it for today, thank you class। अच्छा, by the way, at this point of time you can